तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने की मुख्य परिस्थितियां या कारक क्या क्या है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो पहला कारक है स्वराज दल की भूमिका। हम लोग देखते हैं कि 1919 के एक्ट में जो प्रावधान किया गया था वो भारतीयों की दृष्टि से अपर्याप्त था और शुरुआत में जो उदारवादी अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति अपनाए थे, इस नीति के अपनाने के फलस्वरूप भारतीयों को कुछ खास राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो स्वराज दल की मांग थी कि हमें चुनाव में भाग लेकर विधानमंडल में हमारे प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए और वहां पर भारतीयों की समस्याओं को, मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रख सके। दूसरा देखते हैं शैमन कमीशन की भूमिका। 1927 ईस्वी में शैमन कमीशन का गठन कर दिया गया। इससे ये साबित हो गया कि 1919 के जो एक्ट थे, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट, उस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे वो भारतीयों के लिए अपर्याप्त था। उसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में शैमन कमीशन का गठन कर दिया गया और शैमन कमीशन की जो मुख्य सिफारिश थी वो था प्रांतों में स्वशासन व्यवस्था की स्थापना। जबकि उस दौरान कांग्रेस और भारतीयों की मांग थी कि भारत में डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, अर्थात भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तीसरा 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी ने जो मुख्य सिफारिशें की वो था भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देना और साथ ही साथ ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत इलेक्शन सीट की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था का विरोध किया गया। चौथा देखते हैं हम लोग लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेट से संबंध घोषणा। 1929 ईस्वी में वर्षराय मैकडोनाल्ड ने सत्ताधारी लेबर पार्टी की सरकार से विचार विमर्श करने के पश्चात घोषणा की कि भारत में संवैधानिक विकास के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा कारक देखते हैं हम गोलमेज सम्मेलन की भूमिका। 1930, 1931, 1932 ईस्वी में क्रमशः 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। जो आगे चलकर भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था। छठा देखते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य परिस्थितियां। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति का सहारा लेकर दबा तो दिया, लेकिन उन्हें आभास हो गया कि आने वाले समय में यदि भारतीयों द्वारा कोई बड़े स्तर पर आंदोलन की घोषणा की
इसी दौरान हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पेश करता है। अब आते हैं हम लोग मुख्य पॉइंट पर। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता। भारत शासन अधिनियम 1935 अब तक का सबसे लंबा और जटिल अधिनियम था, क्योंकि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं मौजूद थी? 451 धाराएं, 15 भाग और 10 अनुसूचियां मौजूद थी। इसीलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को लंबा और जटिल अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र स्तर पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसके तहत 11 प्रांत, 6 ब्रिटिश कमिश्नर और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इनमें से 11 प्रांतों, 6 ब्रिटिश कमिश्नर के क्षेत्र, इन दोनों को अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था। लेकिन जो देसी रियासतें थे, उन देसी रियासतों के राजा रजवाड़ों को क्षेत्र को इस अखिल भारतीय संघ में शामिल करने की ऐच्छिक अधिकार दिया गया था, अर्थात अनिवार्य नहीं था। वे चाहे तो अखिल भारतीय संघ में अपने क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं जो देसी रियासत के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के शासकों को यदि वे भारतीय संघ में अपने क्षेत्र को शामिल करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए एक श्वेत पत्र घोषणा की गई। और श्वेत पत्र में शर्त यह था कि कुल देसी रियासतों की जनसंख्या के आधी जनसंख्या वाले देसी रियासत को संघ में शामिल नहीं किया जाए। इस प्रकार से हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम का पहला विशेषता देखते हैं कि केंद्र के स्तर पर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा देखेंगे, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांत क्षेत्रों में राज्य स्तर पर द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र के स्तर पर द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में जब द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया तो 2 विषय क्षेत्र का बंटवारा किया गया। एक था गवर्नर जनरल के अधीन के विषय,
विषय मामले शामिल थे। इन विषयों के कार्य संचालन के लिए गवर्नर जनरल 3 प्रमुखकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता था। इन्हीं 3 प्रमुखकर्ताओं के सहायता से सलाह से इन संघीय विषयों में वो कानून निर्माण करता था, शासन संचालन व्यवस्था करता था। अब दूसरा देखते हैं, गवर्नर जनरल अन्य संघीय विषयों पर मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर कार्य संचालन करता था और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व थी। अगला तीसरा विशेषता देखते हैं, शक्ति विभाजन। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो केंद्र सरकार के लिए अर्थात संघीय सरकार के लिए संघीय विषय और प्रांतीय सरकार के लिए राज्य सूची के विषय, और साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय थे जिनमें दोनों सरकार नियम कानून बना सकते थे। वे विषय थे समवर्ती विषय सूची। तो हम लोग देखते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र स्तर पर संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया और शक्ति का भी विभाजन किया गया। शक्ति का विभाजन का अर्थ है केंद्र सरकार संघ सूची में वर्णित जितने भी विषय शामिल हैं उन विषयों में नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र था। दूसरा, राज्य सूची विषय। राज्य सूची विषय के अंतर्गत जितने भी विषय शामिल थे उन विषयों में राज्य की सरकार नियम कानून बनाने लागू करने के मामले में वे स्वतंत्र थे। और एक अन्य विषय आता है समवर्ती विषय। समवर्ती विषय सूची में शामिल विषय में दोनों सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र थे। और जो शेष विषय है, शेष विषय पर भारत के गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस तरह से संघ सूची में कुल 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कुल 36 विषय शामिल थे। इस अधिनियम की चौथी विशेषता देखते हैं, विधान मंडलों और अधिकारों का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की प्रावधान किया गया। द्विसदन व्यवस्था से समझ में आता है आप लोगों को? नहीं, द्विसदन व्यवस्था से आप लोगों को क्या समझ में आता है? केंद्र स्तर पर द्विसदन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। आज के वर्तमान भारत के केंद्र में द्विसदन व्यवस्था है। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा
राज्यसभा। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र स्तर पर द्विसदन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। वो कौन सा द्विसदन था? पहला था संघीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। इनकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई थी। संघीय विधानसभा की संख्या 375 और राज्य परिषद की संख्या 260 निर्धारित की गई थी। अब आते हैं हम लोग प्रांतीय स्तर की सरकार पर। कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदन व्यवस्था की प्रावधान किया गया था और इस व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव भारत के केवल 10% मतदाताओं को ही मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया था। तो हम लोग देखते हैं केंद्र की द्विसदन व्यवस्था, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद, साथ ही साथ राज्य स्तर पर कुल 11 प्रांत थे। 11 प्रांत में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। इन व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार अंग्रेजों ने सिर्फ भारत के 10% मतदाताओं को ही दिया था। अर्थात भारत की जितनी कुल जनसंख्या थी, उन जनसंख्या से केवल भारत के 10% भारतीय जनता ही अपने मत का प्रयोग करके इस सदन के सदस्यों का चुनाव कर सकते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अगला महत्वपूर्ण विशेषता है संरक्षण और आरक्षण। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय गंभीर त्रुटियां कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त वे अल्पमत या अल्पपूर्व वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए भी सचेत थे। इसलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिशों ने केंद्र के गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नर को इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार दिया गया ताकि समय समय पर केंद्र और राज्य स्तर की उत्तरदायी सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सके। इसी को ही कहा गया है संरक्षण और आरक्षण का प्रावधान। अगली विशेषता हम लोग देखेंगे संघीय न्यायपालिका की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा पहली बार एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। इस संघीय न्यायालय की संरचना में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश को शामिल किया गया और इनका क्षेत्र अधिकार केंद्र और प्रांतों के दोनों के क्षेत्रों में सुनवाई करने का अधिकार दिया। इसे आज देखते हैं कि वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है वो केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद होती है तो ऐसे विवादों को कहाँ सबसे पहले सुनवाई किया जाएगा? केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो, ऐसे विवादों की सुनवाई किस कोर्ट में सुनवाई किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो
उसी तरह से इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि संघीय न्यायालय को केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सुनवाई करने का आरंभिक क्षेत्राधिकार संघीय न्यायालय को दिया गया। और इस साथ साथ देखते हैं संघीय न्यायालय को मौलिक अधिकारों से संबंधित साथ ही साथ अपील संबंधी अधिकार सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। अगली विशेषता देखेंगे हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। उन्नीस सौ 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया था उसको विस्तार करते हुए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अंग्ला भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, दलित और महिलाओं के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस तरह से हम लोग देखते हैं 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में केवल मुसलमानों के लिए ही धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान की गई थी। उसको विस्तार करते हुए 1935 के भारत शासन अधिनियम में सभी के लिए निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान किया गया। जैसे दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, यूरोपियन के लिए, अंग्ला भारतीयों के लिए। अगली विशेषता हम लोग देखेंगे प्रांतीय स्तर की सरकार को स्वायत्तता प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान में सबसे बेजोड़, सबसे बढ़िया, संतोषजनक प्रावधान था तो वो था प्रांतीय स्तर पर स्वशासन व्यवस्था की स्थापना। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीयों की दृष्टि में प्रांतीय स्तर पर जो स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था वो संतोषजनक और शहरी कार्य था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर जो दैत शासन व्यवस्था लाई गई थी, डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उस व्यवस्था को 1935 के भारत शासन अधिनियम में हटा दिया गया। केंद्र स्तर पर दैत शासन लाया गया, लेकिन राज्य स्तर पर दैत शासन को समाप्त करके एक स्वशासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके तहत जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल थी, जो जनता द्वारा चुने हुए मंत्री थे,
मध्य और गवर्नर के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। अर्थात गवर्नर जनरल प्रांतीय स्तर के गवर्नर मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर ही कार्य करेंगे। और दूसरा, मंत्रिमंडल का निर्माण गवर्नर व्यवस्थापिका के बहुमत दल के सहमति के आधार पर ही मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व रहना था और मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। ठीक है।